हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडेक्स 113 के बारे में, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। जनरली क्या होता है, कई सारे जो इंडेक्स हैं, है ना, कई सारे इंडेक्स हैं। इंडेक्स 16 कह लो, पीपी का 2 कह लो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का आपका 109 कह लो, सब फेयर वैल्यू की बातें करते हैं, है ना। सब फेयर वैल्यू की बातें करते हैं। तो इस फेयर वैल्यू की जो बातें करने वाला है, ये सारे इंडेक्स है फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू कैसे कैसे कैलकुलेट की जाएगी, फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो ये जो फेयर वैल्यू रियल लाइफ में भी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये बात करता है आपका इंडेक्स 113। ठीक है। सारे 113 का यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, चाहे वो 16 हो, 109 हो, और भी सारे दूसरे कई सारे इंडेक्स हो, वो सब फेयर वैल्यू की जो बात करते हैं, वो फेयर वैल्यू कहाँ से फैच करते हैं, फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किस इंडेक्स का यूज़ करते हैं, 113 का। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए। ठीक है। सो दिस इंडेक्स इन डिटरमिन द कैलकुलेशन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटी रिक्वायर्ड बाय मैनी इंडेक्स। ओके। चाहे वो एसेट और लायबिलिटी दोनों चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो फेयर वैल्यू वो प्राइस है जो कि हमें, ठीक है, रिसीव होगा आज जब हम एसेट्स को बेच रहे होंगे मार्केट में। मान लीजिए मेरे पास कुछ एसेट्स पड़ी है, तो मुझे बेचना है उनको। तो बेचना है, अगर आज मैं इनको बेचने निकलती हूँ तो मुझे कितना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, मुझे कितना पैसा मिल जाएगा। या फिर अगर मैं कोई भी लायबिलिटी ख़त्म करने निकलती हूँ, ठीक है, अगर मैं ख़त्म करने निकलती हूँ, मेरे को लायबिलिटी ट्रांसफ़र करनी है, कोई और इसका झमेला झेले, मेरे को नहीं झेलनी है, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। तो एग्जिट प्राइस क्या होगा, वही फेयर वैल्यू हो जाएगी मेरी। और ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मेरी कोई लैंड है, ठीक है, पॉश कॉलोनी में कोई लैंड मैंने खरीद रखी है 100 गज की, है ना, 100 गज की। अब कोई, ठीक है, अब मान लीजिए कोई गुंडा, ठीक है, कोई गुंडा आ जाता है और मुझसे बोलता है, बंदूक रख के मेरे, ठीक है, सिर पे, कि ये जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, उसको पता चल जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो ये बोलता है अपना एग्रीमेंट बनवा के, बंदूक रख के, कि ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे को ट्रांसफ़र कर दे, ये प्रॉपर्टी मेरे को ट्रांसफ़र कर दे। तो अगर मैं मार्केट में बेचती तो कितने में बिकती, मान लीजिए ये बिकती है 1 करोड़ रुपए में, है ना, लेकिन मुझे उसको फ्री में देनी पड़ रही है, तो ट्रांजेक्शन फोर्सफुली किया जा रहा है। तो अब मुझे फ्री में देनी पड़ रही है, तो वो फेयर वैल्यू यहाँ पर वो डिटरमिन नहीं हो सकती। तो कोई भी ट्रांजेक्शन फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, एकदम इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, बिना फोर्स के। ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन होगा, ये वाला इंडेक्स, ये वाले ट्रांजेक्शन जो फोर्सफुली बंदूक लगा के मांगा जा रहा है, वो कवर नहीं करेगा। सिंपल बात ये है। बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बायर सेल होना चाहिए। इसका मतलब ये है, मान लो कोई मेरा रिलेटिव है, खास रिलेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव है मेरा। ठीक है। मान लो कि मेरा जो हस्बैंड है, उसकी उसकी बहन है, ठीक है, उसकी बहन है। तो मार्केट में अगर मैं इस लैंड को बेचती तो मैं 1 करोड़ में बेचती, लेकिन अब ये बहन है, तो मैं इसको कितने में बेच रही हूँ, 50 लाख में बेच रही हूँ। ठीक है। 50,000, 50 लाख में बेच रही हूँ। तो ये भी जो होगा, ये वाला, ये जो 50 लाख वाला इंडेक्स है, ये इंडेक्स कवर नहीं करेगा। ठीक है। ये वाला जो है, इसकी फेयर वैल्यू इंडेक्स नहीं बता सकता। सिर्फ इंडिपेंडेंट बायर और सेलर की बताएगा, जहाँ पर ट्रांजेक्शन फोर्स ना हो, और जहाँ पे एसेट्स को बेच के जो पैसा रिसीव होगा, वो आपकी फेयर वैल्यू होगी या फिर आपकी लायबिलिटी होगी। तो ये तीनों कंडीशन मैट होनी चाहिए। ठीक है। सो वाइल मेजरिंग फेयर वैल्यू, इट इज अज्यूम द ट्रांजेक्शन टू सेल द एसेट्स और ट्रांसफर लायबिलिटी टेक्स प्लेस इन, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि भाई आप एसेट्स को बेचने, ठीक है, आपको आपको एसेट्स बेचनी है। जैसे कि मान लो कि आप क्या निकल रहे हो, हम निकल पड़े हो एसेट्स को बेचने के लिए, लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए। तो पहली प्रेफरेंस क्या होगी उस केस में, प्रिंसिपल मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट, सो मार्केट जहाँ पे पार्टिसिपेंट जो है वो एसेट्स लायबिलिटी जो है वो हाईएस्ट वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन की जाती है। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को टमाटर लेने हैं, मेरे को चाहिए 1 kg टमाटर। ठीक है, 1 किलो टमाटर खरीदना है मुझे। मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं सब्जी मंडी चली जाऊँ, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि बाजू में से जो ठेल वाले आएंगे उनमें से ले लूँ, है ना। तो भाई मेरे को पता है कि यहाँ पे तो 1-2 ठेल वाले आएंगे, वो जो रेट, वो हायर रेट बोलेंगे, कहेंगे 40 रुपये किलो है। लेकिन अगर मैं सब्जी मंडी जाऊँगी, तो सब्जी मंडी में कई सारे ठेल वाले होंगे, कई सारे हाईएस्ट वॉल्यूम में टमाटर डील हो रहे होंगे, है ना। तो वहाँ पर मुझे कितने रुपये मिल जाएंगे, 20 रुपये किलो मिल जाएंगे, 20 रुपये किलो मिल जाएंगे, है ना। तो ये 20 रुपये किलो ही फेयर प्राइस होगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही प्रिंसिपल मार्केट होगा, संजय पैलेस सब्जी मंडी, जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम में एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांजेक्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसमें माइनस क्या होगा, उसमें फेयर वैल्यू जब आप डिटरमिन करोगे प्रिंसिपल मार्केट में, तो माइनस आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो जाएगी। अब मैं सब्जी मंडी जाऊँगी तो मेरा पेट्रोल तो फूकेगा ही ना। भाई आज मेरा सब्जी मंडी मुझे मालूम है कि 5 से 10 किलोमीटर दूर है ना, 5 से 10 किलोमीटर, तो 5 से 10 किलोमीटर जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरी फूकेगी, उसको मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है, वो फेयर वैल्यू हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू ट्रांसपोर्ट द एसेट्स फ्रॉम वन करंट लोकेशन टू द मार्केट।
तो ये मेरी फेयर वैल्यू हो जाएगी। ऐसे कैलकुलेट करके माइनस कर दूंगी। सेकंड प्रेफरेंस मान लो कि सब्जी मंडी एग्जिस्ट ही नहीं करती टमाटर खरीदने के लिए, ठीक है, वो पर्टिकुलर एसेट के लिए सब्जी मंडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इफ देयर इज नो प्रिंसिपल मार्केट, तो मोस्ट एडवांटेज मार्केट कौन सी होगी, जिसके लिए मुझे जिसके लिए मुझे एसेट्स के लिए ज़्यादा अमाउंट मिल जाए, एसेट्स के लिए मुझे ज़्यादा अमाउंट मिल जाए, लाइबिलिटी के लिए मुझे कम अमाउंट ट्रांसफर करना पड़े, वो मेरी मोस्ट एडवांटेज मार्केट हो जाएगी। ठीक है, इट्स अ मार्केट इन विच नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स मैक्सिमम और नेट अमाउंट पेड ऑन ट्रांसफर लाइबिलिटीज मिनिमम। ओके, तो नेट अमाउंट पेड क्या निकल जाएगा मेरा, रिसीव्ड। तो प्राइस ऑफ एसेट्स आ जाएगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस हो जाएगी, और अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो वो माइनस हो जाएगी। अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्यों आया है, ट्रांजेक्शन कौन मान लीजिए कि कोई मेरी इक्विटी है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी की इक्विटी है, तो इक्विटी को खरीदने के लिए या इक्विटी को बेचूंगी भी तो मैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेगी ना, तो ये जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये माइनस हो जाएगी अल्टीमेटली। तो वो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू प्राइस ऑफ एसेट्स। अब मेरे को ये पता चल गया नेट अमाउंट रिसीव्ड और पेड, तो ये फेयर वैल्यू हो गई, लेकिन फेयर वैल्यू नहीं हुई है, सिर्फ मुझे प्राइस पता चला है। अब इसमें से अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो वो माइनस होगी, तब जाके मेरी फेयर वैल्यू आएगी। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जब ये मेरे को आया नेट अमाउंट रिसीव्ड और पेड, बट ये फेयर वैल्यू नहीं है, जैसे ही मैं इसमें से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस करूंगी तब जाके मेरी फेयर वैल्यू आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब आते हैं कि हम डिटरमिन कैसे करेंगे प्राइस एसेट्स और लायबिलिटी फॉर फेयर वैल्यू मेजरमेंट। सो प्राइस ऑफ एसेट लायबिलिटी शुड बी डिटरमिन यूजिंग फॉलोइंग इनपुट एंड प्रायोरिटी। ठीक है, फॉलोइंग इनपुट को यूज़ करके हम प्राइस जो है एसेट्स और लायबिलिटी का डिटरमिन करेंगे। लेवल फर्स्ट होगा इनपुट, ऑब्जर्वेबल इनपुट होगा कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, ऑब्जर्वेबल इनपुट में क्या होगा, कोटेड मार्केट प्राइस आएगा एसेट्स और लायबिलिटी का। ठीक है भाई, प्रिंसिपल मार्केट में जो भी रेट चल रहा है तो ऑब्जर्वेबल तो है ना, प्रिंसिपल मार्केट में जो भी प्लेस चल रहा है वो ऑब्जर्वेबल तो है, तो वो आ जाएगा। ऑब्जर्वेबल इनपुट मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर एसेट्स और लायबिलिटी विद एडजस्टमेंट्स। मान लो कि मार्केट प्रिंसिपल मार्केट ही अवेलेबल नहीं है, तो जो सिमिलर एसेट्स का जो आपका मार्केट प्राइस अवेलेबल है वो देख लो, है ना। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो ये देख लो सिमिलर एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, है ना। और अगर आपको मान लो सिमिलर एसेट्स और लायबिलिटी का मिल ही नहीं रहा, मान लो टमाटर नहीं मिल रहे, तो भाई टमाटर की तरह क्या दिखता है, कुछ सब्जी और दूसरी सब्जी का देख लो, है ना, और दूसरी सब्जी का देख लो, आलू का देख लो, आलू का, पोटैटो का, तो पोटैटो का मार्केट प्राइस वो आ जाएगा। अगर आपको पोटैटो का भी नहीं है तो फिर प्राइस बेस्ड ऑन अजम्पशन फोरकास्ट ऑफ एंटिटी, तो भाई फिर अजम्पशन लेनी पड़ेगी और फोरकास्ट करना पड़ेगा कितने एक्सपेक्टेड आउटफ्लो है, कितना एक्सपेक्टेड इनफ्लो है, तो पीवी फोरकास्टेड फ्यूचर का इनफ्लोज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा। सो इफ कोटेड प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ लायबिलिटी इज नॉट अवेलेबल, लेकिन अगर कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ एसेट लायबिलिटी अवेलेबल नहीं है तो एंटिटी फॉलोइंग वैल्यूएशन टेक्निक अप्लाई करेगी टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी। तो ये सारी वैल्यूएशन टेक्निक है जो कि उसको अप्लाई करनी होगी, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी का प्राइस डिटरमिन करने के लिए। सो मार्केट अप्रोच क्या होगा, कंपेरेबल कंपनीज मेथड क्या होगा, ईवी डिवाइड बाय एबिटा मल्टीपल। इससे क्या आ जाएगा, इससे मतलब मेरा मतलब है कि कंपनी अपने मार्जिन का कितना प्राइस देने के लिए तैयार है। ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू आएगी, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय एबिटा। मान लो ये 10 आ गया, तो इसका मतलब मैं अपने एबिटा का 10 गुना देने को तैयार हूँ। ठीक है, कंपनी को 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ कंपनी को। सो कंपेरेबल कंपनीज मेथड निकालेंगे, एंटरप्राइज वैल्यू निकालेंगे, सो एबिटा निकालेंगे, मल्टीप्लाई ईवी डिवाइड बाय एबिटा मल्टीपल निकालेंगे। मान लीजिए मेरा 10 टाइम्स आ गया, अब मुझे पता है कि मेरी कंपनी की एबिटा कितनी है, मान लीजिए मेरी कंपनी की एबिटा 1000 रुपये है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपये हो जाएगा। 10,000 रुपये एंटरप्राइज वैल्यू हो जाएगी। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालोगे आप, उसमें से माइनस कर दोगे, कैश एंड गिफ्ट ऐड कर दोगे, फेयर वैल्यू ऑफ सरप्लस एसेट्स कोई है तो वो भी आप ऐड कर दोगे और एडजस्टमेंट्स माइनस कर दोगे। ओके फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट माइनस कर दोगे तो इक्विटी वैल्यू आएगा कंपनी वैल्यू पर इक्विटी शेयर आएगा, टी शेयर ऑफ कंपनी, टोटल शेयर इशूड बाय द कंपनी, ये इक्विटी वैल्यू आ गई और टोटल हमारे कंपनी कितने इशू किए हैं आ जाएगा, तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप देखो तो एंटरप्राइज वैल्यू निकलती कैसे है, अगर आप इक्विटी को प्लस करोगे डेट को, ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू और माइनस कैश कर दोगे तो आपके एंटरप्राइज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपके एंटरप्राइज की वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी है आपके एंटरप्राइज की। ओके, तो वही हो रहा है, डेट माइनस हो रहा है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी ऐड हो रहा है,
एंटरप्राइज वैल्यू उल्टी हो रही है ना, तो अगर आपको मान लीजिए आपको इक्विटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीवी में से डेट माइनस करना पड़ेगा प्लस कैश करना पड़ेगा। तो वही कर रहा है, डेट माइनस कर रहा है, कैश प्लस कर रहा है। ठीक है, और आपका कितना निकल रहा है, लो आपका इक्विटी आ जा रहा है। ठीक है, इक्विटी डिस्काउंट, लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी, नॉन कंट्रोलिंग स्टेक डिस्काउंट, ये माइनस हो जाएगा एडजस्टमेंट्स में अगर कोई है तो। पी रेशियो प्राइस अर्निंग मल्टीप्लाई पी रेशियो आ जाएगा आपका। ठीक है, प्राइस अर्निंग मल्टीप्लाई पी रेशियो आ जाएगा आपका। एडजस्टमेंट जाएगी लिक्विडिटी डिस्काउंट, लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी, नॉन कंट्रोलिंग स्टेक डिस्काउंट आ जाएगा, माइनस होकर इक्विटी वैल्यू हो जाएगी कंपनी की, अगर पी रेशियो के थ्रू निकालना है तो आपको। ठीक है, मान लीजिए मेरी जो अर्निंग है वो मेरी अर्निंग है आपकी 1000 रुपये, और मुझे मालूम है मेरा पी कितना है, रेशियो है, मेरा पी रेशियो है 100 के मल्टीपल में, तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट्स अगर कोई लिक्विडिटी डिस्काउंट है, लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी, नॉन कंट्रोलिंग स्टेक डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाएगा, तो मेरी इक्विटी वैल्यू आ जाएगी कंपनी की। ओके, फिर आता है आपका एक और अप्रोच, नेट एसेट वैल्यूएशन अप्रोच। इक्विटी वैल्यू ऑफ अ कंपनी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द कंपनी आ जाएगा। ठीक है, फेयर वैल्यू जो भी आपकी नेट एसेट की वैल्यू वो आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट एसेट वैल्यूएशन अप्रोच में। तो वैल्यू पर क्या निकल जाएगा, इक्विटी वैल्यू तो आगे मेरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बाय कंपनी आ जाएगा, तो फेयर वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। अब आता है लेवल 3 इनपुट इनकम अप्रोच। ठीक है, फिर आएगा कॉस्ट अप्रोच। सो इनकम अप्रोच में क्या आएगा, वैल्यू पर इक्विटी शेयर डिटरमाइंड बाय पीवी और प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो यूजिंग एप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट एज फॉलोज। तो अब क्या करोगे, हमें पता है भाई इनकम में कि आज हम इस कंपनी को चलाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ए बी लिमिटेड है, मुझे पता है मैं इस कंपनी को चलाऊंगी, तो मेरे प्रोजेक्टेड जो फ्री कैश फ्लोज हैं FCF है वो ये होंगे अगले 10 सालों में, 20 सालों में, जो भी है। ठीक है, अगर मैं उनको पीवी कर दूँ, ठीक है, तो क्या मेरी प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लोज नहीं आ जाएंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज़ करके आ जाएंगे। और उसमें से अगर, क्योंकि मेरे को पता है कि ये एंटरप्राइज वैल्यू है, तो अगर एंटरप्राइज वैल्यू से माइनस डेट कर दूँ और प्लस कैश कर दूँ तो मेरी इक्विटी नहीं आ जाएगी, तो वही हुआ है। इन्होंने क्या किया, माइनस कर दिया है मार्केट डेट को और प्लस कर दिया है आपके सरप्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, प्लस कर दिया फेयर वैल्यू ऑफ सरप्लस एसेट्स को। ठीक है, प्लस कर दिया फेयर वैल्यू ऑफ सरप्लस एसेट्स को, अगर कोई और है तो। ठीक है, तो फिर वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स ऐसे आ जाएगा कम अप्रोच से, कॉस्ट अप्रोच से। ठीक है, कॉस्ट अप्रोच में आपका रिप्लेसमेंट मेथड यूज होता है, रिप्लेसमेंट यूजेस रिप्लेस कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर एसेट्स और लायबिलिटी टू फाइंड द फेयर वैल्यू। ठीक है, पर्टिकुलर एसेट्स और लायबिलिटी की आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता की जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वैल्यूएशन टेक्निक इज अलाउड टू मेजर अ फेयर वैल्यू। ठीक है, इसमें वन वैल्यूएशन टेक्निक से ज़्यादा आपका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। फेवरेट डीकमीशन लायबिलिटी, एसेट्स डिटायरमेंट ऑब्लिगेशन डिटरमिन यूजिंग इनकम अप्रोच और फॉलोज। एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स, एक्सपेक्ट प्रॉफिट मार्कअप फॉर ट्रांसफरिंग द लायबिलिटी, प्रीमियम परसेंट फॉर रिस्क इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ होती है कॉस्ट अप्रोच में। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप डीकमीशनिंग लायबिलिटी निकालोगे, एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन डिटरमिन यूजिंग इनकम अप्रोच एज फॉलोज। एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी डिसमेंटलिंग करने में, ओवरहेड कितने लगेंगे। ठीक है, लायबिलिटी को ट्रांसफर करने में प्रॉफिट मार्कअप कितना होगा, है तो कोई, प्लस प्रीमियम कितना होगा इसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज में, वो भी आपका ऐड हो जाएगा। फिर एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड प्लस मार्कअप फॉर ट्रांसफरिंग द लायबिलिटी प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क इन एक्सपेक्टेड रियल कैश फ्लोज आ जाएंगे। इन्फ्लेशन कैश फ्लो इंटू हो जाएगा आपका, इक्वल टू हो जाएगा रियल कैश फ्लोज प्लस 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा, ऐसे करके आपकी क्या आ जाएगी, इक्विटी आ जाएगी। डिस्काउंट इफ एनी रिस्क फ्री रेट कंपनी नॉन परफॉर्मेंस रिस्क। ओके, अब यह है कि वाइल डिटरमिनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स एग्जाम्पल पीपीए, इंटेंजिबल एसेट्स एक्सेट्रा, एंटी शुड कंसीडर द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। जब आप नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की, ठीक है, फेयर वैल्यू डिटरमिन कर रहे हो, तो एसेट्स को हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ पर्टिकुलर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का यूज़ करना चाहिए टू डिटरमिन प्राइस ऑफ फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ठीक है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए अगर आपको प्राइस डिटरमिन करना है तो हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है, पर्टिकुलर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज नॉन फाइनेंशियल फिजिकली पॉसिबल होनी चाहिए, लीगली परमिशबल होनी चाहिए, फाइनेंशियली फिजिबल होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, फिजिकली, लीगली और फाइनेंशियली, फिजिकली, लीगली और फाइनेंशियली, फिजिकली, लीगली, फाइनेंशियली। लिमिटेड इज द लैंड विच इज करेंटली यूज बाय इट एज अ वेयर हाउस। ठीक है, इसके पास ए लिमिटेड के पास क्या है,
लैंड है, ठीक है, लैंड है, ठीक है, जो कि कौन यूज़ कर रहा है, वेयर हाउस यूज़ कर रहा है, ठीक है, लैंड है, ठीक है, विच द लैंड कुड बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पज विच कुड बी ऑफ मोर वैल्यू, ठीक है, एंड कमर्शियल पर्पज वुड बी कंसिडर हाईएस्ट इन बेस्ट यूज विच फिजिकली, तो अगर उसके पास यूज जो वैल्यू हो सकता है, अभी करेंटली जो हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन अब ये क्या पोटेंशियलिटी रखता है, पोटेंट है इसका, वो इंपॉर्टेंट है। तो कमर्शियल पर्पज वुड बी कंसिडर एज हाईएस्ट इन बेस्ट यूज इफ इट इज फिजिकली लीगली फाइनेंशियली वायबल, आपका फिजिकली है, ठीक है, अवेलेबल है आपके पास, लीगली आपके पास सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियली ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए साथ, फिजिकली लीगली फाइनेंशियली, फिजिकली लीगली फाइनेंशियली, अगर आप देखो तो PLF फिजिकली लीगली फाइनेंशियली, ठीक है, ये होना चाहिए। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है इंडियाज 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।